कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर जाके वीडियो को देख लें। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 16। तो देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सेक्शन 8 जो रिलेटेड है हिंदू सक्सेशन एक्ट का ही, वो रिलेट करता है एक पुरुष मेल जो विदाउट विल मर गया है उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। लेकिन आज जो हम अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 में, देखिए था कि ऑनर कैसे होगी, वो कंप्लीट ऑनर कैसे कहलाएगी कोई लेडी अपनी किसी प्रॉपर्टी की। और सेक्शन 15 में बताया कि भाई उसके कौन कौन से उत्तराधिकारी होंगे और किस संपत्ति पे किस तरीके से उत्तराधिकारी उसके तय किए जाएंगे, ये बताया सेक्शन 15 ने। अब बात करता है सेक्शन 16 कि हिंदू नारी के जो वारिस हैं उनकी जो कर्मांक हैं, ठीक है, उनका जो कर्म होगा और वितरण की रीति, यानी कि जो उसको बांटने का जो रूल्स है, ये जो तरीका है वो क्या होगा, ठीक है। तो सेक्शन 15 में ऑलरेडी कहा गया था कि धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकारी का कर्म और उन वारिसों में निर्वसियत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित अनुसार से होगा। अर्थात यानी देखिए, ये चीज़ तो क्लियर वहाँ पे आ गई थी। फर्स्ट में जैसे पुत्र पुत्री, पति के वारिस और माता और पिता वारिस होंगे, फिर पिता के वारिसों का इस तरह से जिक्र हो गया था सेक्शन 15 में। अब इन्होंने कहा कि उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा और किसका कर्म कैसे आएगा, ठीक है। कर्म का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, किस तरीके से आएगा, तो उसका जिक्र कौन कर रहा है? सेक्शन 16 कर रहा है। तो सेक्शन 16 ये कह रहा है कि धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों के उत्तराधिकारी का क्रम उन वारिसों में निर्वसियत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा। अर्थात यानी इसका मतलब ये है कि सेक्शन 15 में जिनको लीगल हेयर बताया उनको किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, वो कहाँ बता रहा हूँ, 16 में बता रहा है वो। तो अब क्या कहा इसने? नियम 1 यानी रूल 1 क्या था कि धारा 15 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट वारिस, विनिर्दिष्ट का मतलब जिनका जिक्र उसमें दिया गया है, ठीक है, विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि यानी पहली जो एंट्री है, एंट्री पहली किसकी है? आप अगर धारा 15 को देखें, बेरैक को उठा के देखें, तो उसमें पहली एंट्री जो है वो पुत्र और पुत्री, ठीक है, या फिर कोई बेटा बेटी जो नहीं है उसके बच्चे और पति। तो पहली जो उनमें जो एंट्री है वो किसकी है? बेटा बेटी, बेटा बेटी के बच्चे, अगर बेटा बेटी नहीं है तो, और उनके बच्चों का या और पति का, ठीक है, कि उत्तरवर्ती परिस्थिति में से यानी वारिसों को किसी उत्तरवर्ती परिस्थिति में से वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अंतर्गत होंगे वो साथ साथ अंशभागी होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनको पहले दिया जाएगा, जैसे बेटा बेटी फिर पति, ठीक है, और पति से ज़्यादा जो राइट रखेगा वो कौन रखेगा? बेटा बेटी रखेंगे। अगर बेटा बेटी नहीं है, मतलब मर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो राइट रखेंगे। और अगर मान लीजिए एक ही शेड्यूल, मतलब एक ही प्रविष्टि जो है, एक जो क्लास है उसके अंदर मान लीजिए और भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बेटे हैं या 2 बेटे बेटी हैं, ठीक है, तो दोनों को जो शेयर होगा वो बराबर बराबर होगा। ये नहीं होगा कि इसको ज़्यादा दे देंगे और उसको कम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा नियम 2 यानी कि रूल्स 2 की बात इन्होंने कही कि निर्वसियत का कोई भी पुत्र या पुत्री, हाँ एक चीज़ नोटिस रखिएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जा रहा है लीगल हेयर्स के तरीके से, वो वही प्रॉपर्टी होगी जिसमें वसीयत नहीं लिखी गई है, कोई भी वसीयत विल नहीं लिखी गई है, वो बंदा विदाउट विल लिखे मरा हो। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या बताया, नियम 2 क्या बताया 16 के अंदर, कि यदि निर्वसियत का कोई पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी, किसकी, जो निर्वसियत विदाउट विल मर गया है,
अपने ही कोई अपत्य यानी अपने ही किसी बच्चे निर्वसियत की मृत्यु के समय जीवित छोड़ के निर्वसियत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसियत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होता। जैसे कि अभी आपने क्या देखा, हमने सेक्शन 15 में भी पढ़ा कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उस शेड्यूल के अंदर इन्होंने कहा बेटा बेटी अगर नहीं है वो मर चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं वो हो गए और पति हो गया। ठीक है, इन्होंने सेकंड रूल में ये कहा कि भैया जो विदाउट विल मर गया है उसका कोई बेटा बेटी था और बेटा बेटी भी मर गया, उसके कोई बच्चे हैं। अब मान लीजिए बच्चे 3 हैं, ठीक है, बेटा या बेटी था, ठीक है। अब उस बेटी के 3 बच्चे थे, बेटी तो मर गई, अब वो 3 बच्चे हैं, तो उसको जो शेयर मिलेगा वो उस बेटी के ही शेयर का होगा। मतलब माँ के बाद जो शेयर आया बेटी के पास जो आया, बेटी के ही शेयरों में से उन तीनों को मिलेगा, अलग से एक एक शेयर नहीं दिया जाएगा। बेटी का मान लीजिए 50-50 था, तो जो उसका 50% का जो शेयर है उसी में से उसके तीनों बच्चों को मिलेगा। तो वो ऐसे मिलेगा जैसे कि मान लीजिए निर्वसियत की मृत्यु से पहले जैसे वो बच्चे वहाँ पर होते, ठीक है, ऐसे ही माना जाएगा कि भैया निर्वसियत जो थी अगर वो उसके खुद के बेटा बेटी जिंदा होते तो उनके ये सीधे जो प्रॉपर्टी उसके बेटे बेटी से होते हुए कहाँ पहुँच जाती, उसके बेटे बेटी तक पहुँच जाती। ठीक है, समझ रहे बात को आप, कि यदि निर्वसियत का कोई पुत्र या पुत्री अपने ही कोई अपत्य निर्वसियत की मृत्यु समय जीवित छोड़ के, यानी कि मान लीजिए जो निर्वसियत है उसने क्या किया, वो तो जिंदा था उस टाइम, उसका बेटा या बेटी नहीं रहा, लेकिन बेटा बेटी के बच्चे रहे। अब बेटा बेटी के जो बच्चे रहे तो उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो वो जो संपत्ति है वो उसको इस तरीके से मिली जैसे मान लीजिए उसकी खुद की संतान को वो संपत्ति मिलती। तो एटलीस्ट ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जीवित के समय उसको जिस तरह से निर्वसित मृत्यु के समय ऐसा पुत्र पुत्री जीवित होता, तो सेम ये माना जाता कि अगर ये जिंदा होते तो उसका शेयर उसको मिलता, लेकिन वो नहीं था तो उसके बच्चों तक पहुंचा। ठीक है, क्योंकि वो बाद में भी बच्चों तक ही आनी है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 3 की। तो नियम 3 क्या कहता है कि धारा 15 की उपधारा 1 में, अब देखिए यहाँ पे बात कर दी उपधारा 1 यानी खंड जो सब सेक्शन था उसके 1 की बात कर दी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था बेटा बेटी और उसके बच्चे और पति, तो इन्होंने कहा कि उपधारा खंड के ख घ डे, तो फर्स्ट में तो बेटा बेटी बच्चे थे, ठीक है, पति था। अब बात करते हैं खंड ख की, तो दूसरा वारिस कौन था, उसका पति था, पति के वारिस थे। और उसके बाद पति के वारिस के बाद कौन था, उसमें दिखाया कि भाई जो घ था यानी जो डी था पिता के वारिस, और डे यानी कि माता के वारिस, अगर कोई नहीं है तो माता के वारिस। उपधारा 2 में निर्दिष्ट वारिसों का निर्वस की संपत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यायगत होगी जो लागू होते हुए संपत्ति यथास्थिति पिता की या माता पिता की होती और वह व्यक्ति निर्वसित मृत्यु के अवैध पश्चात संपत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता। अब इसको समझें। इनका कहना है कि भाई उपधारा 1 में जो खंड ख है यानी कि पति के वारिस, खंड घ यानी कि डी जिसमें पिता के वारिसों का जिक्र है, और खंड डे जिसमें माता के वारिसों का जिक्र है। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए ये संपत्ति धारा, अब बात करता है ये उपधारा 2 की, खंड 2 में बताया गया था देखिए कि संपत्ति अगर पति या ससुर से मिली है तो वो संपत्ति कहाँ पहुँच जाएगी, वो पहुँच जाएगी जो पति के वारिस है वहाँ पहुँच जाएगी। और अगर संपत्ति उसे खुद के माता पिता से मिली है तो वो पिता के वारिसों को पहुंच जाएगी। तो इसका कहना है इनमें कि भाई अगर उस तरह की कोई संपत्ति है, उपधारा 2 के रहते हुए अगर कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति उसी तरीके से बटेगी जैसे कि उसके माता पिता उस समय होते। ठीक है, भाई मान लीजिए माता पिता की विरासत में मिली संपत्ति और जिसको करके गए वो तो निकल लिए, और माता पिता भी नहीं है तो कहाँ चली जाएगी, भाई पिता के वारिसों को चली गई। तो जब वो पिता के वारिसों को गई तो इस तरीके से वो अंश बटेगा जैसे कि पिता उस समय जीवित होते तो अपने वारिसों को देते। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि निर्वसियत की मृत्यु के अवैध पश्चात संपत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मरा हो। यानी कि अब जो उस संपत्ति को विदाउट अगर वसीयत मरा है तब ऐसी बटेगी। अगर मान लीजिए वो वसीयत लिख जाता मरने वाला व्यक्ति, जैसे कि ए है, ए को उसकी संपत्ति उसके ससुर से मिली, अब ससुर मर गए, ए बन गया विदाउट वसीयत, तो ससुर के किसको मिल गई, जो
पति के, मैंने ससुर के जो वारिस हुए, पति के जो वारिस हुए, ठीक है, उनको मिल गई। तो जब उनको मिली तो वो जब उसने अपनी बहू के नाम करा तो उसने आगे कोई वसीयत ना लिखी हो, वो जब मरी तो बिना वसीयत ही मरी, तभी तो जाएगी। अगर वसीयत लिख देगी तो फिर तो भैया जिसको लिख दी उसको गई, फिर तो भूल जाएं, वो तो फिर दान में चली गई आपकी संपत्ति, फिर नहीं है आपके हाथ में कुछ भी, समझे आप। तो इसका जिक्र करा रूल 3 ने, ठीक है, कि वो उसी क्रमांक से बटेगी जैसे कि उस टाइम उसके माता पिता होते और वो उसको बांटते। तो आई होप आपको सेक्शन 16 समझ में आ गया होगा। इसमें कुल मिला के 3 रूल्स की बात की गई है। तो जब भी आप सेक्शन 16 को पढ़ें तो आप उससे पहले 15 को भी पढ़ लें, दोनों को जोड़कर आप पढ़ेंगे तो 16 आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपका कोई भी जवाब नहीं आपको समझ में आ रहा है या कोई भी आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर सही लगता है तो मुझे बताएं कि अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।